बिजली के कारण वीडियो वहाँ से कट हो गया था, हमारा चैप्टर थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, तो मैं आगे आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अविनाश है वो कहता है कि मैं इस प्रकार यहाँ से नहीं जा सकता, इस सब कुछ छोड़ के इस तरह से मैं यहाँ से पलायन नहीं कर सकता। तो निमेश ने कहा अगर तुम जा नहीं सकते तो हम सबका साथ दो, चलो पत्थर उठाओ और हमारे भी साथ होकर तुम भी एक काम करो। पर अविनाश है वो इस तरह का कार्य करना नहीं चाहता है, इसलिए वो कहता है, नरेश कहता है हाँ हमसे तो ज्यादा ताकतवर हो, आओ ही तुम भी हमारा हाथ बटाओ। तीनों जोर से पत्थर शुरू कर देते हैं, टूटने फूटने की आवाजें आने लगती है। अविनाश कहता है आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, जैसे आपकी मर्जी। वो कहता है कि जैसे आपकी मर्जी, आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो फिर कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है, भले ही मुझको चोट लगे। जब सब लोग उनकी बात नहीं मानते और पत्थरबाजी शुरू कर दे तो अविनाश कहते हैं कि अगर आप मेरी बात मानना नहीं चाहते तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना करता हूँ। वो पंचायत के दरवाजे के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब भले मुझे चोट भी लग जाए पर आपको ये सब कुछ बंद करना ही पड़ेगा। रमेश ने कहा हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। निमेश नरेश अविनाश को बचाकर पत्थर फेंकते हैं। नरेश ने कहा हाँ वे थोड़े ही हमारे दुश्मन हैं। नरेश ने कहा कि हाँ आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। पथराव चल रहा है, वही गोपी दौड़ती हुई आती है, अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीख पड़ती है। गोपी ने कहा ओ यह क्या, आप लोग अविनाश जी पर बात कर रहे हैं? रमेश ने कहा नहीं, मकान पर। नरेश ने कहा इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाए। गोपी ने कहा वे नहीं हटेंगे। निमेश ने कहा तो हमारे पत्थर भी। गोपी ने कहा इन्हें चोट पहुंची तो? रमेश ने कहा हम कब कहते हैं कि ये चोट खाए, हम तो इन्हें बचाते रहेंगे, पर हो सकता है कोई पत्थर छिटक कर उसको लग जाए। गोपी ने कहा हाँ हो सकता है, अच्छा हो कि इसका लाभ मुझे भी मिले। आप तो सुशिक्षित है, बुद्धिमान है, रुक जाए। वो भी सबको समझाना चाहती है, अविनाश भी सबको समझाना चाहता था कि इस तरह से नहीं करना चाहिए, और गोपी भी सबको समझाना चाहती है, पर कोई समझ नहीं रहा है और सब लोग पत्थरबाजी शुरू रखते हैं। और गोपी कहती है कि अगर अविनाश भैया को चोट लग जाएगी तो क्या होगा? तो सब लोग कहते हैं कि हम तो उनको बचाकर मारे, अगर कोई पत्थर छूटकर उसको लग जाए तो बात अलग है। फिर गोपी कहते हैं आप सब लोग तो सुशिक्षित है, बुद्धिमान है, रुक जाइए, आपको इस तरह से हरकत करनी नहीं चाहिए, उन सबको समझाना चाहते हैं। गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि ये पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचाकर बार करने का मौका नहीं छोड़ते थे। फिर भी वो लोग पत्थर तो मार ही रहे थे। अविनाश ने कहा ऊंची आवाज से इन्हें रोको मत गोपी, ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। मुझे इस मकान से लगाव है, क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। क्या कहता है अविनाश? अविनाश गोपी को कहता है कि तुम इन सबको मत रोको, इनको रोकने की जरूरत नहीं, सारे पढ़े लिखे बुद्धिशाली लोग हैं, पर अभी तक इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, कुछ रचा नहीं है, इसलिए इनको पता नहीं है। वो कहता है कि जब इस मकान की नींव रखी गई थी तब मैंने स्वेच्छा से इनके अंदर भाग लिया था और इनके अंदर मेहनत की थी, अपना योगदान दिया था, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मेरा है, पर ये लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। रमेश ने कहा जैसे अविनाश की बात छू गई हो। रुक जाओ निमेश। नरेश नहीं रुका। रमेश इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त संतुलन गवा देता है, अविनाश को चोट लग जाती है। इस तरह से अविनाश को पत्थर लग जाता है। गोपी ने कहा ओह आपने यह क्या किया? दौड़कर अविनाश के पास पहुंचती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है। अविनाश ने कहा यह तो कुछ भी नहीं है गोपी, 2 कदम आगे आकर सामने से आपके गोले आते तो भी मैं नहीं हटता। यदि निमेश का नरेश ने भी मेरी तरह इस मकान की रचना में हाथ बटाया होता तो वो भी मेरे स्थान पर खड़े होते और अंत तक अड़िग रहते, पर ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने रचा नहीं है। क्या कहता है कि इन लोगों ने मेरे साथ
जिस तरह से मैंने मकान बनाने में अपना योगदान दिया है, इस तरह अगर इन लोगों ने भी दिया होता तो ये लोग ऐसा कार्य नहीं करते, पर इन लोगों ने नहीं किया इसलिए ये लोग नहीं समझ सकते। अगर इनके साथ ये पत्थर तो कुछ भी नहीं है, आग के गोले भी अगर ये लोग मुझ पे बरसाते तभी मैं यहाँ से नहीं हटता, इसे बचाता। रमेश ने कहा, हमें माफ करो अविनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ में झगड़ाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारी या किसी की रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, सहेंगे। गोपी ने कहा, इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी। फिर रमेश कहता है कि उन सबको पता चल जाता है कि उनकी गलती है, उनको इनका एहसास है और अविनाश से वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम सबको माफ कर दो, हम नहीं समझ पाए तुम्हें, अब हम भी ऐसा नहीं करें, तुम्हारे साथ जुड़कर हम भी प्रतीक्षा करेंगे। फिर गोपी कहते हैं, इन सब में तो मैं भी आपके साथ हूं। फिर आगे निमेश ने कहा, फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा? गोपी ने कहा, हो सकता है किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। आगे आकर बैठती है, सभी उसका अनुसरण करते हैं। फिर गोपी भी उन सब के साथ जुड़ जाती है। फिर नरेशन को कहते हैं कि तुम्हारे प्रसाद जी की कविता का क्या होगा, उनके साथ व्यंग्य करता है। फिर सब संभल जाते हैं, फिर अपने अनशन पर वो वापस आ जाते हैं। गोपी भी उनमें जुड़ जाती है और सबसे आगे वो बैठ जाती है और उनके साथ दूसरे लोग भी सब जुड़ जाते हैं। तो इस एकांकी के द्वारा, इस एक नाटकीय एकांकी के द्वारा हमें लेखक यही समझाना चाहते हैं कि अगर हमें हमारी किसी भी वस्तु का विरोध करना है तो वो विरोध हमें मार जुड़ या तोड़फोड़ करके नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए और शांतिपूर्ण अपने कार्य निपटाने चाहिए, अपने कार्य करवाने चाहिए। तोड़फोड़ करना ये सही बात नहीं है। हमारी जो युवा जनरेशन है इस समय की, वो ज्यादातर तोड़फोड़ में मानती है। तो लेखक चाहते हैं कि हमारे जो युवा धन है वो संभल जाए। इस तरह का उनका जो आवेश है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और सही नहीं है। इस तरह से कार्य हमेशा बिगड़ते हैं, ज्यादा संभलते नहीं है। इसलिए शांतिपूर्वक अपनी किसी भी बात का हमें उकेल लाना है तो शांति से ही लाना चाहिए। हमेशा हमारी प्रतिक्रिया भी रहनी चाहिए। तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। इनके साथ साथ मैं आपको इनकी एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ। आगे तो इनकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आगे है ये शब्दार्थ। ये बीच में कुछ अच्छा चलो, सबसे पहले इनके शब्दार्थ है। इनके अंदर शब्दार्थ के अंदर है शब्दार्थ। ग्राम पंचायत, तो इनका अर्थ होता है गांव की अगुवाई यानी प्रशासन करने वाली जो संस्था है उनको ग्राम पंचायत कहते हैं। फिर है जमहाई, तो उवासी, उब जाने के बाद भी जो अंग्रेज प्रतिक्रिया होती है उबासी हो। शिष्ट भाषा यानी मान्य भाषा। पलायन यानी गायब। फिर इनका एक मुहावरा है नींद हराम कर देना, तो उनका अर्थ है चैन से सोने नहीं देना। फिर आगे स्वाध्याय है। इनके अंदर है गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था, तो उनका आंसर है क, अविनाश उनको समझाने वाला था। तुम चाहो तो शिष्ट भाषा से आवेदन पत्र दे सकते हो। यह वाक्य कौन कहता है, तो ये वाक्य है वो रमेश बोलता है कि इस तरह का हमें बताया है। फिर आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ है। इन सब के अंदर सारे आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आ जाते हैं, हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, जा रहा है पेज नंबर 5।
क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको अभी करवा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है, अविनाश पथराव का विरोध क्यों करता है? अविनाश है वो पत्थरबाजी का विरोध क्यों कर रहा है? तो उनका आंसर है, अविनाश एक समझदार युवक है, वह नियमानुसार काम करने में विश्वास करता है, वह तोड़फोड़ में विश्वास नहीं रखता। अविनाश को पंचायत भवन से लगाव है, इसकी नींव तैयार होने के समय से वह उससे जुड़ा रहा है, उसने मकान की रचना में हाथ बटाया था, इसलिए अविनाश मकान पर पथराव का विरोध करता है। वो नहीं चाहता कि इस तरह का कार्य कोई भी करे, क्योंकि उनके साथ उनकी यादें जुड़ी हुई थी, उसने उसमें काम किया था, इसलिए वो उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, वो उनको अपना मानता है। फिर आगे है, रचना एकांकी के हमें क्या सीख मिलती है? तो इनका आंसर है, आजकल विरोध करने के नाम पर लोगों में तोड़फोड़ करने और संपत्ति का नुकसान करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जो गलत है। तोड़फोड़ से हम अपना और राष्ट्र का ही नुकसान करते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमें कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहिए और इसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस एकांकी से यह संदेश मिलता है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से किस बात पर नाराज थे? तो गांव के जो युवक है वो किस बात से नाराज थे? तो उन्होंने जो घोटाले किए थे ना, तो उनका उत्तर है, पंचायत में कई प्रकार के घोटाले हुए थे। उर्वरकों खाद के वितरण में अनियमितता हुई थी, गरीबों के लिए आए राशन को काला बाजार में बेच दिया गया था, पंचायत घाटे में चल रही थी। गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से इसका जवाब मांगते थे, पर पदाधिकारी जवाब देने से बचते थे, इसलिए गांव के युवक पंचायत के पदाधिकारियों से नाराज थे, क्योंकि गांव के हित के जो कार्य थे वो पंचायत नहीं कर रही थी, वो खाद वक्त पे नहीं दे रही थी और गरीबों को राशन भी अच्छी तरह से नहीं दे रही थी, इसलिए युवक उनका जवाब मांग रहे थे सारे युवक, पर वो उनको जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए सब लोग आंदोलन पर थे, उनसे नाराज थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए उन्होंने किन किन साधनों का उपयोग किया? तो उसका आंसर है, गांव के युवकों में पंचायत में हुए घोटालों से असंतोष था। युवकों ने अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए पंचायत के कार्यालय के समक्ष अनशन, उपवास करने और पदाधिकारियों को आवेदन पत्र सौंपने जैसे साधनों का उपयोग किया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5, नरेश और उसके साथी अपने हाथों का कौन सा कमाल दिखाना चाहते थे? तो उनका आंसर है, गांव के युवक रमेश, नरेश, निमेश, अविनाश पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोटालों से नाराज थे और अनशन पर बैठे थे। जब पदाधिकारियों ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो रमेश, नरेश और निमेश ने पंचायत कार्यालय पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वे अपने हाथों से पत्थरबाजी का कमाल दिखाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो वे अपने हाथों से वो पंचायत का ऊपर पत्थरबाजी करके अपना कमाल दिखाना चाहते थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6, रमेश पथराव क्यों करना चाहता है? तो उनका आंसर है, पंचायत में हो रहे घोटालों को लेकर गांव के युवकों में असंतोष था, इसलिए वे अनशन उपवास पर बैठे थे। युवकों ने आवेदन पत्र देकर पदाधिकारियों से जवाब मांगा था। वे पिछले वाले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इस पर रमेश को गुस्सा आया और उसने पंचायत के कार्यालय पे पथराव करने का निश्चय किया। वह पथराव इसलिए करना चाहता था कि पथराव की बात सुनकर
पदाधिकारी दौड़ आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, वो पिछले दरवाजे से चले गए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 2-3 वाक्यों के प्रश्न।